क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 उष्मा और ताप। देखो इसके पहले अम्ल, क्षार और लवण पूरी तरह से खत्म हो गया ना। अब बचा उष्मा और ताप। अम्ल, क्षार और लवण से सिर्फ उतना ही टॉपिक करना जितना करवाया गया है ना, वही से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अगला है उष्मा और ताप। सबसे पहले उष्मा के बारे में जानते हैं। बताओ उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा किसे कहेंगे? हाँ, पानी उबलता है उसको उष्मा कहते हैं। भाप। तो परिभाषा क्या बनेगा? देखो पानी है, पानी को गर्म किए, गर्म करने के बाद बनेगा वो उष्मा होगा, निकलता है ना भाप, वही है। तो उष्मा जो है ऊर्जा का रूप है। उष्मा ऊर्जा का ही रूप है जो सिर्फ तापांतर के कारण, किसके कारण? तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। उष्मा ऊर्जा का ही रूप है शांत, जो केवल तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती। समझना। देखो उष्मा ऊर्जा का ही रूप है जो केवल तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे सिंपल सबसे पहले पानी है, अभी उसका टेम्परेचर है क्या? कोई नहीं। अगर हम पानी को गर्म करें तो ताप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उष्मा निकलेगा, ताप आएगा। अब पानी का टेम्परेचर और बढ़ा दे तो उष्मा और जल्दी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ में आया? जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उष्मा उतनी ही तेजी से निकलेगा। इसलिए लिखे हैं तापांतर। तापांतर मतलब ताप में अंतर। ताप बदलेगा तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाएगी? स्थानांतरित हो जाएगी। समझ में आया? इसको क्या बोले? उष्मा। तो ताप क्या बोलोगे? जिसके कारण वस्तु अगला है पैमाना। पैमाना मैं अभी लिखवा रहा हूं, इसको याद करके आओगे तब आगे का टॉपिक बनेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले बताओ उष्मा का मात्रा क्या है? ताप का मात्रा क्या है? उष्मा का मात्रा जूल। ताप का मात्रा केल्विन। टी लिख दिया। ताप का मात्रा केल्विन। समझ में आया? उष्मा का मात्रा जूल, ताप का मात्रा केल्विन।
अब उसको सेल्सियस में भी दर्शाते हैं, फ़ारेनहाइट में भी दर्शाते हैं। देखो समझो, 3 चीज लिखवा रहा हूं, तीनों को याद करके आना कल। पहला केल्विन, पहला केल्विन, दूसरा सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, समझ में आया? ये क्या है? पैमाना, तापमापी और निम्नतम बिंदु, निम्नतम और उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु। केल्विन का निम्नतम कितना होता है? 273, इसका 373 केल्विन। सेल्सियस का निम्न रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, उच्चतम रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? 0 डिग्री और इसका फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इधर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा ये बताओ, तबीयत खराब होता है ना तो मुंह में लगाने के लिए कुछ देते हैं, याद है? थर्मामीटर, याद है? उसी को बोलता है तापमापी पैमाना। पता चलता है ना बुखार कितना है, बुखार कितना है ये पता चलता है, तो वो इसकी मदद से पता चलता है कि कितना डिग्री है। इसके बारे में कल पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो। तापमापी, कितने प्रकार का तापमापी पैमाना रहता है? 3, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। केल्विन का सबसे निम्नतम बिंदु 273, केल्विन का उच्चतम बिंदु, जैसे ये केल्विन पैमाना है, केल्विन पैमाना, यहाँ कितना रहेगा? 273, यहाँ कितना रहेगा? 373, ये कम वाला और ये इसके बीच में ही रहता है। 273 के नीचे नहीं होगा, 373 से ऊपर नहीं होगा। समझ में आया? वैसे सेल्सियस, सेल्सियस का निम्न 0, उच्च 37, तो सबसे नीचे में यहाँ 0 और ऊपर में 0 के नीचे नहीं जाएगा और 37 के ऊपर नहीं जाएगा। अरे ये 37 नहीं होता, 100 रहता है। कैसे 37 लिखती है? समझ में आया? क्लियर हुआ ये लाइन? तीसरा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का सबसे निम्न में 32, ये वाला पॉइंट निम्न है ना, सबसे नीचे 32 और ऊपर में 200, 212 के ऊपर नहीं जाएगा और 32 के नीचे नहीं जाएगा। मतलब 32 से 31 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 212 से 213 नहीं होगा, 32 के बाद 33, 33 से लेकर 34 और लास्ट 212। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ये तीनों पैमाना जब इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहां पर तीनों की जरूरत पड़ेगी। याद रहेगा? करके आओगे? चलो ऊपर से देखते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का मात्रक जूल, इसको कई बार पढ़ रखे हैं। ऊर्जा का भी मात्रक जूल, याद रखना। ताप क्या है? जिसके कारण ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसको क्या बोले? ताप। ऊर्जा का मात्रक ऊर्जा का बोल, ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊष्मा का जूल, ताप का केल्विन या सेल्सियस, तीनों से ही दर्शाएंगे। पैमाना कितने प्रकार याद करने के लिए दिया था वो हो गया। ठीक, 3 पैमाना बताया था, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। केल्विन का सबसे कम 273, सबसे अधिक सेल्सियस का सबसे कम 0, सबसे अधिक 100, फ़ारेनहाइट का सबसे कम 32, सबसे अधिक 212। याद रहेगा? अब देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सेल्सियस पैमाना बनाइए, या तो केल्विन पैमाना बनाइए या फ़ारेनहाइट पैमाना। 3 सेट में पेपर आता है, ये पता है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। एक एक सेट में एक एक क्वेश्चन आएगा, कभी सेल्सियस में, किसी में फ़ारेनहाइट में, किसी में केल्विन में। पैमाना आना चाहिए, इस तरह से बना दें। थर्मामीटर देखना ना, बस ही बनाना, बस तो है, बना लोगे? स्केल से खींचकर अच्छे से बनाना, इसमें मेरे से बनेगा नहीं ढंग से। इस तरह से नतीजा लगा देना यहाँ पर, इसी से मुंह में दबाते हैं ना
तब तापमान पता चलता है। वैसे ही कितना पैमाना है अपने पास? इसको ठीक से बना लेना ना, मैं अभी शॉर्ट में ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। अरे क्या, ये दूसरा और तीसरा, पूरा का पूरा लाइन उधर उधर हो गया तो है नहीं, समझना बस तो। देखो ये बताओ, ये कौन सा पैमाना? ये सेल्सियस, ये ऊपर में डिग्री लगा, इसको बोलते हैं डिग्री। केल्विन में सबसे कम कितना? 273। यहाँ से ये 200 और ये 300, ठीक, 273 और 300। इसका सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री 212 डिग्री 200 रहता है ना। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले छोटा छोटा लाइन से दर्शाना, इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कर लोगे ऐसे? समझ में आया? बना लोगे, ऊपर में कुछ जगह खाली छोड़ देना, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सब में कर लोगे इस तरह से। ये चित्र है ना, इसी तरह से। अच्छा, दोनों के बीच में कितना गैप पड़ा बता सकते हो? 100। कितना गैप पड़ेगा? 100 डिग्री केल्विन। अंतराल कितना आया? 100। इसमें कितना का अंतराल मिला? 100। इसमें कितना का अंतराल आएगा? 180। देखो ना, अंतराल कितना मिलेगा? 180। समझ में आया? अब एक चीज और, बीच में इसका मध्य पॉइंट बीच में मिलता है 310 केल्विन। इसके बीच में कितना मिलता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना मिलता है? 96.6 डिग्री। इसका मैं नोट शेयर कर दूंगा, नोट्स में अच्छे से देखकर बना लेना, ठीक है। बाकी सिर्फ रफली समझाने के लिए बनाए हैं, पेपर में ऐसे मत बनाना, ठीक है, समझाने के लिए किया। समझ में आया? 273 अंत में 373 और गेप कितना मिलेगा? 100 डिग्री। गेप कितना रहेगा? 100 डिग्री। वैसे 0 और 100, इसमें गेप कितना मिलेगा? 100 डिग्री। इसमें 32 से 212, उसमें गेप कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ठीक, अब जो ये मैं लिखा हूं 100, ये तो गेप हुआ। यहाँ कितना दर्शाए? 310। यहाँ कितना दर्शाए? 37। यहाँ कितना दर्शाए? 96.6। चलो, हाँ वो अलग। अरे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ गलत बता दिए। 180। इसमें गेप कितना मिला? गेप मतलब अंतराल ना, अंतराल 100। और इसमें भी अंतराल कितना? ये जो लिखा हूं ना, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है। ऐसे कितने स्वस्थ, ऐसे स्वस्थ ऐसे तो है के शरीर का ताप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन, इसीलिए इसको लिखा आया। ये मत लिखना पेपर में, पेपर में क्या क्या लिखोगे? 273 से 373 और अंतराल दर्शा दोगे 100। समझ में आया? ये मैं सिर्फ इसलिए लिखा, बता रहा हूँ। देखो कितना तो जानते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना रहना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर उसी को फ़ारेनहाइट में बोल दिए तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। केल्विन में कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। 310 केल्विन 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। आया? अब तीनों में इक्वल रहना चाहिए। जैसे यहाँ कितना है? तो 273 किसके बराबर? 0। और यहाँ किसके बराबर? 32। आया? वैसे ही
37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये किसके बराबर 310 केल्विन। वैसे ही बताओ अगर मैं बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होना चाहिए 373। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा 373। बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा आया। वैसे ही 0 डिग्री अगर सेल्सियस बोल दूं तो केल्विन में कितना 200, फ़ारेनहाइट में कितना। अब आया समझ। अब बताओ अगर मैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना केल्विन में कितना नहीं पता। यही चीज कल निकालना सीखेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस ये तो अपने को पता है क्योंकि पहले से लिखा हुआ पैमाना में 100 डिग्री सेल्सियस आ गया तो 373 केल्विन होगा। इसी को अगर मुझे 40 डिग्री सेल्सियस कर दे अब केल्विन में कितना तो ये कल सीखें। ठीक, फिलहाल ये बनाकर लाना, तो अच्छे से नोट कर लेता हूँ, मैं नोट्स को शेयर कर दूंगा। ठीक है देखो अच्छा, तीनों चीज पहले रिवाइज करते हैं एक बार। पैमाना कितना पढ़े 3, केल्विन पैमाना, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट। केल्विन का सबसे कम 273, सबसे अधिक 300, इसका 0 और इसका 32 और इसका ये पता है ना। अब इतना अगर बताओ मैं सेल्सियस में बोलूं, सेल्सियस में तापमान 0 डिग्री है तो वो केल्विन में कितना होगा 273। अगर सेल्सियस में 0 है तो केल्विन में कितना रहना चाहिए। फ़ारेनहाइट में अगर 32 है तो सेल्सियस में कितना होगा। अगर केल्विन में 373 है तो फ़ारेनहाइट में 212 होगा। अब इसी को अगर मैं सेल्सियस में 40 डिग्री बोल दूं तो फ़ारेनहाइट में कितना रहना चाहिए। फ़ारेनहाइट में कितना रहना चाहिए नहीं पता, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो किसके किसके बीच में आएगा पता करते हैं। चलो हेडिंग है यही है, पैमाना परिवर्तन कर। पैमाना परिवर्तन याद रखना, 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सवाल वाला प्रश्न है। पहला है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है 40 डिग्री सेल्सियस को बदलना किस में है फ़ारेनहाइट में। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। आया तो कितना पैमाना की जरूरत पड़ा अपने को 2 पैमाना। कौन कौन सा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तीनों थोड़ी ना देगा, 2 में ही चेंज करना है ना। सेल्सियस को किस में बदलना है फ़ारेनहाइट। या तो ऐसे बोलेंगे फ़ारेनहाइट को बदलो केल्विन में, फ़ारेनहाइट को बदलो सेल्सियस में, इस तरह से। समझ में आया। कितने पैमानों की जरूरत है अपने को 2 पैमाना। ठीक, तो सूत्र याद रखना, पहला पैमाना होगा बराबर करके दूसरा पैमाना करेंगे। तापमान पैमाना माइनस निम्न बिंदु बटे में उच्चतम बिंदु माइनस निम्न बिंदु बराबर। ये पहला, आप द्वितीय का भी सेम लिख लोगे, सेम टू सेम। समझना ध्यान से, फॉर्मूला याद नहीं है तब भी कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा सिखा दूंगा। ये फॉर्मूला से आता है करके बता बस रहे हैं। ठीक, बिना फॉर्मूले से कैसे करेंगे अभी देखो, ये भूल जाओ फॉर्मूला है। पहला पैमाना क्या दिया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, 2 चीज है दिया है 40 डिग्री सेल्सियस और बदलना किस में है। इतना तो लिख लोगे ना क्वेश्चन को देखकर। अब पहला कौन दिया है सेल्सियस, तो हम लिखेंगे सेल्सियस माइनस
सेल्सियस का सबसे कम तो 0 लगा लोगे, बटे में उच्च, सेल्सियस का उच्च कितना 100 और सेल्सियस का निम्न कितना 0 लगा दिए, बराबर पहला खत्म। दूसरा में आओ, दूसरा पैमाना क्या दिया है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट के लिए F लिखो, माइनस फ़ारेनहाइट का सबसे कम 32 बटे में फ़ारेनहाइट का उच्चतम माइनस इसका निम्नतम, कर लोगे इतना, बस निकल गया। अब बताओ सेल्सियस है, सेल्सियस कितना डिग्री दिया है 40, तो 40 बटे 100 माइनस 0 100 होगा क्या F माइनस 32, 212 में 32 घटाएंगे तब 180 आएगा, घटा लेना। अब ध्यान से देखो, एक 0 से एक 0 खत्म, 4 और 10 कौन से पहाड़ा में आएगा 2 के, 2 दूनी 2 पंचे आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें किसका मान चाहिए फ़ारेनहाइट यानी कि F का, क्या क्या होगा, इधर 2 है और इधर 180, 2 का गुणा किस में करेंगे ये गुणा होता है ना, बराबर 5 F माइनस 5 है, इसका गुणा किस में होगा F माइनस 32, समझ में आया। तिर्यक गुणा 2 का गुणा 180 में, 5 का गुणा F माइनस 32 कर लोगे इतना। अब इधर 5 का क्या है गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा बताया था ना, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, होगा 2 गुणित 180, इधर 5 गुणा में इधर आया तो भाग, बराबर क्या बच्चा F माइनस, समझ में आया, कट जाएगा 5 दिया कितना बचा 3 5 6 36 5 180 होगा, 36 गुणित 2 72, वो गुणा तुम लोग रफ कार्य में करते रहना ठीक। और इधर F माइनस, अब इधर माइनस 32 इधर आया तो और बराबर क्या बचा F, तो कितना आ जाएगा 2 और 2 4 7 3 10, फ़ारेनहाइट में कितना आया 104 डिग्री, समझ में आया, बना लोगे। देखो यहां तक अगर ला लिए तो उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा कैलकुलेशन बस है गुणा भाग वाला। यहां से हमने 0 से 0 काटा, तिर्यक गुणा किया, फिर पक्षांतर किए और आंसर आया, समझ में आया, कर लोगे, पूरा का पूरा गुणा भाग बस है इसमें, नोट करो। एक क्वेश्चन और दूसरा, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है केल्विन। 3 चीज है, तीनों में से कोई भी 2 में परिवर्तित करने के लिए देगा, या तो केल्विन से सेल्सियस बनाओ, या सेल्सियस से केल्विन, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट से केल्विन, या केल्विन से फ़ारेनहाइट, इन दोनों में चेंज करने बोलेगा, या तो इन दोनों में चेंज होगा, ठीक होगा, वैसे इन दोनों में होगा या तो इसमें होगा, तीनों में एक दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए सबका एक पॉइंट पता रहना चाहिए, सबसे कम और सबसे अधिक, निम्न और उच्च, ये क्या है निम्न और ये क्या है, देखो बिना फॉर्मूले किसको भी करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ज्ञात करना है, आया ये क्लियर, यहां तक लगाते हैं फॉर्मूला। पहला पैमाना कौन सा सेल्सियस, लिखे माइनस सेल्सियस का सबसे कम बटे में सेल्सियस का उच्च उसका कम, अब दूसरा पैमाना क्या है केल्विन, केल्विन का कम उसका उच्च निम्न, कर लोगे तो C और इसके बटे में K माइनस बटे में 373 में 273 घटाया तब, अब देखो ध्यान से सेल्सियस का मान कितना दे रखा है, आ गया 37 होगा। अब 100 इधर डिवाइड में है क्या, इधर आएगा तो 37 बटे और इधर भाग का क्या हो जाएगा और K माइनस 200, देखो 100 एकम 100 खत्म हुआ, क्या बचा 37 बराबर K माइनस 200, अब हो गया 37 माइनस 273 इधर आएगा तो
होगा। तो केल्विन का मान कितना आ जाएगा? 7 3 10, 7 1 8, 8 3 11, 2 और 1 3, 310 केल्विन। समझ में आया कि नहीं आया? निकाल लोगे? अब बाकी निकल जाएगा क्या? छोड़ दें आप, अब होमवर्क में दे रहा हूं, करके लाओगे। 30 डिग्री सेल्सियस को बदलना फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना सेल्सियस में, 250 केल्विन को बदलना फ़ारेनहाइट में, 200 3 ठंड। अभी तो बस इतना ही दिया हूं, और आएगा। हाँ बनेगा। हाँ इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से। ये भी पैमाना चेंज करने वाला ही है, लेकिन इस पर एक नया परिभाषा जुड़ेगा, इसलिए उसको करवा रहा हूं। यदि किसी कमरे का ताप 0 के केल्विन, मतलब के मतलब केल्विन ना है, तो सेल्सियस पैमाने में कितना होगा? सेल्सियस पैमाने में कितना होगा, समझना ध्यान से। पहला पैमाना क्या दिया है? केल्विन। दूसरा पैमाना क्या दिया है? और केल्विन में मान कितना दिया है? 0 डिग्री केल्विन दिया है। लगाएंगे केल्विन माइनस केल्विन का निम्नतम, केल्विन का निम्नतम कैसे 32 बता रहे हैं, बटे में 373 माइनस सेल्सियस, सेल्सियस का C माइनस 0 बटे 100 माइनस होता है। केल्विन का मान कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। ये रहा, माइनस में 200, 373 में 273 घटाए तो बटे में C बटे, देखो 100 डिवाइड में इधर आएगा तो गुणा, इधर भाग है ना, -273 बटे, इधर भाग है, इधर आएगा तो बराबर सी कट गया क्या? तो सेल्सियस में कितना है? माइनस का 273 डिग्री आया। तो 0 केल्विन किसके बराबर होगा? 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होगा? -273 डिग्री सेल्सियस के। अब लास्ट में लिखेंगे क्या चीज? इसे परम शून्य ताप कहते हैं, इसे परम शून्य ताप कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है। समझ में आया? इसे परम शून्य ताप कहते हैं। क्यों कहे? क्योंकि इसके नीचे का तापमान, तापमान संभव नहीं। समझ में आया? इसके नीचे का तापमान संभव नहीं है। तापमान ऐसे लिख लो ना, नहीं तो तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है, प्राप्त करना संभव नहीं है। समझ में आया? चलो ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा और समझो। ऊष्मा देखो, हाँ ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि ऊर्जा का वह रूप है जो तापांतर के कारण क्या होता है?
अगला हेडिंग करो, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, यहां से इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है उतना ज्यादा। एक नंबर में खाली स्थान में पूछ ले तो पूछ ले। चैप्टर मुझे एकदम बोरियस लगता है अब तक, जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, देखो है? अरे पहले टॉपिक तो देखो, तापांतर के कारण ऊष्मा क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। अब इसी को कहते हैं संचरण। इसी को हमने क्या कहा, संचरण। तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है, इसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। लिख लोगे? चलो, तापांतर के कारण क्या होगा, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, हाँ, उसी को संचरण की भाषा में संचरित लिख देते हैं। संचरित लिखो ना, कैसे खाली पढ़ देते हैं। संचरित होती है, इसे लिख लोगे, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। पहला, ये ऊष्मा का जो संचरण है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3। चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। चालन, संवहन, विकिरण। उसको लिख रहे हो? चलो लिखो, तब मैं समझाता हूं। पहला, चालन के बारे में समझते हैं। देखो, चालन क्या होता है, इस थ्योरी को समझना। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु, या ऐसे बोल सकते हो, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है। समझ में आया? जैसे ये हमारे पास कोई भी एक चालक है, कोई भी पदार्थ है, हमने इसको गर्म किया, एक सिरा और ये दूसरा सिरा। अगर मैं इसको गर्म करूं, इस सिरे को गर्म कर रहा हूं, तो बताओ इधर गर्म होगा कि ये पेन का कैप वाला साइड होगा, क्योंकि इधर को ही गर्म कर रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे इधर आते जाएगा, तो ये वाला पूरा हिस्सा गर्म होगा। तो गर्म सिरे से किधर गया, ठंडे सिरे की ओर, कि ठंडे वाले सिरे से गर्म वाले सिरे की ओर। साफ है, जिधर गर्म करोगे उधर ही गर्म होगा ना। उसके बाद बाकी धीरे धीरे और गर्म होते जाएगा। आया? जैसे खाना बनाते हैं, पात्र है जो भी, उसको रखते हो चूल्हे में, उसके बाद ताप देते हैं नीचे से, तो ऊपर वाला हिस्सा गर्म होगा कि नीचे वाला? तो ऊपर वाला हिस्सा कभी गर्म ही नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन धीरे धीरे। तो जो ऊष्मा है गर्म सिरे से किधर गया, ठंडे सिरे को। नीचे वाला को गर्म किए, गर्म सिरा हो गया, और ऊपर वाला गर्म था कि ठंडा? तो गर्म सिरे से किधर गया, ठंडे सिरे की ओर। समझ में आया? तो चालन क्या है, क्लियर हुआ? क्या लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें, क्या लिखेंगे, ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से किधर जाएगा, ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, या तो संचरित होती है। लिख दो, प्रवाहित होती है या संचरित होती है या स्थानांतरित होती है। समझना। सुनो पहले, उसके बाद लिखना। एक प्रैक्टिकल वाला है, जैसे बुक में भी दिया होगा। ये एक छड़ है, कांच की छड़ नहीं है, लोहे की छड़ है, लोहे की छड़। यहां से मैंने मोमबत्ती लगाया इस जगह पर, या कुछ भी गर्म करने का लगाए,
हमें सिर्फ क्षण को गर्म करना है, कैसे भी तरीके से करो, लेकिन बीच से करना है ना। इस जगह पर मैंने मोम से कील लगा रखा है, इस जगह पर मोम से क्या लगा रखे हैं, एक कील, इस जगह भी मोम से कील लगा रखे हैं। ठीक, ये पहला प्रैक्टिकल। वैसे सेम यहाँ पर बीच से हमने क्या किया, गर्म किया। अब इस जगह पर मैंने एक कील लगा रखा है और इस जगह पर एक कील लगा रखा है, ये पहला कील और ये दूसरा कील, ये पहला और ये दूसरा। सेम वैसे एक और दिखते हैं इधर। अब मैंने यहाँ गर्म किया और ये दोनों को हमने, ये जो लाइन खींचा वो कील है ना, मोम से चिपका रखे हैं। मोम से चिपक जाता है ना, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं उसके बाद पिघलाते हैं तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उससे कोई भी चीज चिपक जाएगा। मैंने बीच को गर्मा किया, ये क्या है, लोहे की छान। जैसे अपना जो करछुल आता है ना, करछुल छत्तीसगढ़ी भाषा में करछी, वो हिंदी में करछी बोलते हैं। तो पात्र के ऊपर ही रख देते हो, थोड़ी देर बाद वो भी गर्म हो जाता है ना, क्योंकि स्टील रहता है। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर उष्मा आ जाती है तो वो गर्म हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ है, ये लोहा है, मैंने बीच को गर्म किया। तो बताओ 1 और 2 इन जगह पर गर्म होगा कि बीच वाला हिस्सा गर्म होगा, बीच वाला हिस्सा गर्म होगा। लेकिन गर्म सिर्फ यही जगह बस होगा, धीरे धीरे करके वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो उष्मा इस तरफ जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, धीरे धीरे करके वो यहां तक पहुंच जाएगा जहां पर हमने क्या लगा रखा है, कील। किससे, मोमबत्ती से लगा रखें, ठीक, उससे चिपका रखें। सेम वैसे ही यहां पर आएगा, मोम से चिपका रखे है ना। अब बताओ यहां तक ताप पहुंचा, यहां तक ताप पहुंचा तो मोम पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, और कील गिर जाएगा, गिरेगा। तो इससे क्या पता चला, जो ताप है वो क्या हुआ, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित हुआ है कि नहीं, समझ में आया। अगर प्रवाहित नहीं होता तो ये कील गिर पाता, यही हिस्सा बस गर्म हो पाता। वैसे ही इसमें अगर मैं इस जगह को ताप दूं तो बताओ पहला वाला कील जल्दी गिरेगा कि दूसरा वाला, क्योंकि वो नजदीक में है। यहां गर्म किए तो ये वाला हिस्सा गर्म हो चुका, लेकिन अब ताप आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उष्मा, तो वो इधर जाएगा और इधर भी जो जाएगा, यहां पहुंचते पहुंचते हुए कील तक पहुंच गया, खत्म, गिर जाएगा। फिर धीरे धीरे करके वो बाद में 2 तक पहुंचेगा और वो भी गिरेगा। आया। अब यहां पर इस जगह को गर्म किए तो इधर जाएगा, यहां पर हमने मोम से क्या फंसा रखे, ये गिरेगा, ये गिर गया, लेकिन उष्मा और जाएगा। अब यहां तक आने के बाद दूसरा कील गिरेगा। इससे समझ में आता है कि उष्मा गर्म सिरे से क्या होता है, ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर हुआ ये लाइन। अब इसका परिभाषा लिख लो। संवहन में आते हैं, दूसरा क्या है, संवहन। संवहन एकदम सरल है, ये भी तो सरल था। संवहन में क्या होगा, देखो, जिसमें किसी तरल पदार्थ में अणुओं का स्थानांतरण होगा। अभी हमने क्या देखा, लोहे की वस्तु में कर लिया, पूरा लोहा लिए थे, ये लोहा है, कांच की छड़ बोल रहा हूं, लोहे की छड़ हमने लिया, साथ में कील लिया था, वो भी तो लोहा है क्या, तो हमने सिर्फ अभी लोहे पर लिया था, मतलब धातुओं पर। अब ये क्या होगा, तरल पदार्थ में होगा। किसमें होगा, तरल पदार्थ। देखो जैसे मेरे पास ये कोई एक पात्र है, क्या है, एक पात्र, और अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसको गर्म करते हैं, ताप देते हैं, किसी भी चीज से ना ताप दे रहे हैं, और इसमें क्या रखा है, जल, क्या रखे हैं, तो बताओ ये पूरा का पूरा गर्म होगा कि नहीं, एक साथ गर्म हो जाएगा पूरा। पहले कौन सा हिस्सा गर्म होगा, नीचे वाला। इसको 3 हिस्सा में, चलो मैं बांट देता हूं समझने के लिए। ये पहला हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ, और ये तीसरा। कौन सा हिस्सा पहले गर्म होगा, पहला वाला हिस्सा। क्या होगा, पहला वाला हिस्सा जल्दी गर्म, क्योंकि वही ताप के क्या है, बहुत ही नजदीक है। इसको ताप देंगे तो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब जैसे ये हिस्सा गर्म हो गया तो अब जो इसके अणु है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या होगा, ऊपर की तरफ चले गए, तो ऊपर के जो अणु है वो किधर आएंगे, नीचे की ओर आ गए। नीचे वाला क्या हो गया था, गर्म हो गया था। अब वो गर्म अणु क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो अब इसका स्थान खाली हो गया ना, तो अब उसकी जगह कौन आएगा, ये ठंडा वाला जल आएगा, होगा। तो अब ये भी हिस्सा क्या होगा, गर्म। अब जैसे जैसे फिर ये गर्म हो गया, फिर ये हिस्सा अब क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर का ये ठंडा वाला हिस्सा फिर से क्या होगा, नीचे आएगा। इस तरह से पूरा हिस्सा गर्म होता है। समझ में आया। नहीं तो देखें, पानी अगर किसी पात्र में पानी रखे हो, नीचे से गर्म कर रहे हो गैस से, और हाथ डालकर अगर चेक किए, गर्म होता है, नहीं हुआ रहता। लेकिन एकदम ज्यादा अगर हाथ को नीचे लेकर गए तो गर्म होता है, थोड़ा सा एहसास होता है ना गर्म है करके।
ऊपर में पता नहीं चलेगा, लेकिन नीचे में जरूर चलेगा। और थोड़ी देर बाद और देखो तो ऊपर भी गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हाथ को नीचे और लेकर जाओगे पूरा हिस्सा गर्म हो जा रहता है, एकदम ज्यादा तेज। तो नीचे वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होगा और ऊपर वाला कम। समझ में आया ये क्यों हुआ? क्योंकि नीचे से हम क्या दे रहे हैं? ताप। और जो पानी का जो तली वाला हिस्सा है ताप के बहुत नजदीक है, तो वही हिस्सा पहले गर्म होगा। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या पता चला? वह विधि जिसमें क्या लिखे, किसी तरल पदार्थ में अणुओं के स्थानांतरण द्वारा क्या होता है? ऊष्मा का आदान प्रदान। लिखोगे? लिखो। वह विधि जिसमें, वह विधि जिसमें किसी तरल पदार्थ द्वारा तरल पदार्थ के अणुओं द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। चलो, तीसरा है विकिरण। तीसरा है विकिरण। विकिरण लिखो, हेडिंग करो विकिरण इस तरह से, जिसमें ना तो पदार्थ के कणों का, ना तो पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है, ना तो पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है, हो गया? और ना ही पदार्थ के बीच पड़ने वाले माध्यम गर्म होते हैं। ना ही पदार्थ के बीच पड़ने वाले माध्यम गर्म होते हैं। हो गया? अब एक काम दे रहा हूं, करके लाना। चालन, संवहन और विकिरण तीनों में अंतर लिख कर लाओगे। चालन, संवहन और विकिरण, इसमें अंतर करके लाना। ये पेपर में आता है ना अंतर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा के प्रभाव। ठीक, हमने ऊष्मा का प्रभाव जाना ना, ताप का प्रभाव पढ़ लिए। अगला हेडिंग करो ऊष्माधारिता। ऊष्मा, ओए लिखो, ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्या चीज? इतना आंख कैसे हो गया? इतना तो दिख रहा है। आवश्यक है, उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। शांत रहो ना। ऊष्माधारिता का फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? एम। विशिष्ट ऊष्माधारिता को कल किससे दर्शाए थे? एस से। आया? एम इंटू एस। इकाई जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। समझ में आया?
देखो समझो ये ध्यान से, पहले परिभाषा समझो। ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मतलब हमारे पास कोई भी द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना है। समझ में आया? कल ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, अगर किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, तो उसका ताप बढ़ जाता है, इसलिए वो वस्तु क्या हो जाती है, गर्म होती है। लेकिन जैसे ही उसको ऊष्मा वहां से निकल जाती है तो अब ताप कम हो जाता है और वो वस्तु ठंडी हो जाती है। ये क्लियर था? तो अब जैसे ये हमारे पास कोई भी वस्तु है, इसमें ऊष्मा है, ये अभी गर्म है, ऊष्मा मतलब गर्म, लेकिन इसको और बढ़ाना है। इसको क्या करना है, और बढ़ाना है। कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये द्रव्यमान है, इस संपूर्ण द्रव्यमान का जो ताप है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे। ऊष्मा देंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा लगेगा वही क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता। समझ में आया? जैसे ये बोर्ड है, मान लो ये भी कोई एलिमेंट है, पदार्थ है, इसका द्रव्यमान होगा। इस पूरे के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो ताप कैसे बढ़ेगा, जब उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे मतलब ऊष्मा देंगे, तो जितना ऊष्मा देना पड़ेगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वही ऊष्मा क्या कहलाएगा, समझ में आ गया? लिखो। पहला, शांत रहो। पहला हमने क्या पढ़ा था, ताप में वृद्धि, इसको हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया, ऊष्माधारिता लास्ट था। अब दूसरा ऊष्मीय प्रसार, उसका प्रकार है ठोस में ऊष्मीय प्रकार। इसके अंदर 3 भाग पढ़ना है, ठोस में कैसे कैसे होगा, ठीक। पहला रेखीय प्रसार गुणांक, समझना ध्यान से। एकांक लंबाई की क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होता है उसको रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। समझ में आया? एकांक लंबाई की क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होता है, मान लो ये कोई क्षण है, क्या है, कोई क्षण। एकांक लंबाई की एक क्षण है। एकांक लंबाई मतलब इसकी लंबाई क्या है, 1। एकांक लंबाई मतलब लंबाई क्या है, 1। एकांक लंबाई की क्या है, क्षण। इस क्षण का ताप हमें क्या करना है, बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। ताप कब बढ़ेगा, जब हम इसको क्या देंगे, ऊष्मा को अपने अंदर ले लेगा तो इसका ताप बढ़ेगा। समझ में आया? तो एकांक लंबाई की क्षण, एकांक लंबाई की क्षण 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर, 1 डिग्री ताप बढ़ा दिए तो इसमें कुछ प्रसार होगा। प्रसार मतलब दबाव पड़ेगा। जैसे गैस से भरा गुब्बारा आता है ना, गुब्बारा को इस तरह से जब दबाते हैं तो पिचकता है ना, लेकिन फूटता नहीं है, फूटेगा नहीं एकदम ज्यादा जब उस पर जोर ना डाले, ठीक, गुब्बारा दब जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये भी है, एकांक लंबाई की क्षण में 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होगा, प्रसार मतलब दबाव, ठीक, तो क्या कहलाएगा वो, देखिए प्रसार गुणांक। जैसे ट्रेन की पटरी में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं बीच में, क्यों, गर्मी के दिनों में जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा मतलब वो थोड़ा सा फैलता है, लोहे की बनी होती ना, तो लोहा थोड़ा सा फैलता है, इसलिए जगह छोड़ते हैं ताकि जब गर्मी के दिन में हल्का सा फैले तो उसके बराबर में आ जाए। समझ में आया? एकांक लंबाई की क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होगा उसी को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक। ये फॉर्मूला है। रेखीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाएंगे, अल्फा से। रेखीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाएंगे, अल्फा से। अब भी बताया ना, लोहे को अगर हम ताप देंगे तो लोहा क्या होता है, थोड़ा सा फैलता है, बड़ा हो जाता है, तो लंबाई में क्या हो गई उसकी वृद्धि, लंबाई में वृद्धि।
बटे, अब लंबाई में वृद्धि हुआ लेकिन प्रारंभिक में अलग था ना, प्रारंभिक लंबाई अलग रहेगा। गुणित ताप में हमने क्या किया, ताप भी बढ़ाया ना, कितना डिग्री, समझ में आया। तो देखो लंबाई में वृद्धि, वृद्धि के लिए डेल लगाते हैं, बताया था कल, वृद्धि के लिए क्या लगाते हो, डेल। लंबाई को किससे दर्शाएंगे, एल। लंबाई को किससे दर्शाते हैं, एल। प्रारंभिक लंबाई क्या हो गई, एल। ताप में वृद्धि, डेल, डेल मतलब परिवर्तन और टी मतलब ताप, समझ में, ये क्या आ गया, अल्फा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं यहां से परिवर्तन निकालूं डेल एल तो क्या निकलेगा, अल्फा गुणित एल इंटू, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा, सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अच्छा, ये रेखीय प्रसार गुणांक था। अब दूसरा आएगा बी नंबर, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। समझो ध्यान से, उसके बाद लिख लेना क्षेत्रीय प्रसार, इसको मिटा दें। जहां जहां पर लंबाई लिखे हो वहां वहां क्षेत्रफल का, एकांक लंबाई की जगह एकांक क्षेत्रफल और बाकी सब सेम, एकांक क्षेत्रफल। अभी हमने किस में वृद्धि किया, क्षण, मतलब एकांक लंबाई की क्षण, अब एकांक क्षेत्रफल की क्षण, जिसका क्षेत्रफल क्या रहे, एक, और इसमें जिसकी लंबाई क्या रहे, एक, इसमें जिसका क्षेत्रफल एक होगा। तो लंबाई में वृद्धि की जगह क्षेत्रफल में, ये दूसरे का है ना, बी नंबर। तो प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक क्षेत्रफल, और ताप में वृद्धि तो वही का वही, प्रारंभिक, लास्ट तो देखना ही नहीं है। और अल्फा की जगह यहां आ जाएगा बीटा, क्या होगा, बीटा। समझ में आया कि नहीं आया, बना लोगे इस तरह से, सिर्फ यहां लगा देंगे बीटा, और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हो, ए से। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल इंग्लिश में, समझ में आया। तीसरा आयतन प्रसार, आयतन प्रसार गुणांक, इसको दर्शाएंगे गामा से, गामा, गामा, अल्फा बीटा गामा, आया। तो अब बताओ, यहां हमने सुनो, रेखीय मतलब एकांक लंबाई, क्षेत्रीय मतलब एकांक क्षेत्रफल, तो आयतन मतलब एकांक आयतन, क्या बन जाएगा, एकांक आयतन। तो यहां लंबाई के बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद तीसरा नंबर में आयतन, प्रारंभिक आयतन रख लोगे, अल्फा की जगह पहले दूसरे बार में बीटा और तीसरे बार में गामा, वाई नहीं है वो, गामा है वो, गामा, गामा ऐसे ही बनता है, गामा है गामा, अरे गामा बोल रहा हूं तो, समझ में आया, बना लोगे। ये तीनों चीज करके लाना, ये मैंने एक का पूरा लिखा दिया, दूसरे और तीसरे का खुद से लिखना। आयतन अंग्रेजी में वॉल्यूम, इसीलिए वी से दर्शाओगे, वी से, ठीक। एल की जगह वी, क्षेत्रफल में ए, लंबाई में एल, क्षेत्रफल में ए, आयतन में वी, या अल्फा बीटा गामा, कर लोगे, ठीक। कल पढ़ेंगे गैसों में ऊष्मीय प्रसार, फिर एक दिन और का है, खत्म हो जाएगा। तो एक मिनट, एक चीज छूट गया, सुनो सुनो ध्यान से, एक चीज लिख लेना, जो बीटा बराबर है ना होता है 2 अल्फा, याद रखना, बीटा बराबर, ये पेपर में आता है, गामा बराबर 3 अल्फा। कैसे, बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अल्फा क्या है, ये क्या है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया, रेखीय प्रसार गुणांक, ये थी रेखीय प्रसार गुणांक, किससे दर्शाए हो, अल्फा से। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किससे दर्शाए, और इसको किससे दर्शाए, गामा से, वा गामा, ठीक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ये दोनों याद रखना, खाली स्थान में आते हैं।
द्रव में ऊष्मीय प्रसार, हमने ठोस में ऊष्मीय प्रसार पढ़ा, अब द्रव में ऊष्मीय प्रसार, फिर गैस में ऊष्मीय प्रसार। पदार्थ की अवस्था 3, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस वाला पढ़ लिए, अब द्रव, उसके बाद गैस। ठोस खत्म हो गया, द्रव, उसके बाद गैस आएगा। द्रव में ऊष्मीय प्रकाश, आभासी और यदि बर्तन का प्रसार ध्यान न रखते हुए द्रव का प्रसार नापा जाए उसे आभासी प्रसार कहते हैं। समझ में आया? यदि बर्तन का जो प्रसार है उसको ध्यान में ना रखें, मतलब बर्तन पर कितना प्रसार लग रहा है या नहीं लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें किसका प्रसार नोट करना है? द्रव बस का प्रसार। किसका प्रसार? द्रव का। तो ये कहलाता है आभासी प्रसार। और बर्तन का प्रसार ध्यान में रखते हुए द्रव का प्रसार नापा जाए उसे वास्तविक। इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिए होंगे? नहीं, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। यदि बर्तन का प्रसार ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे मोबाइल हीट हो गया लगता है। सुनो, लास्ट टॉपिक इसको खत्म करते हैं। गुप्त ऊष्मा। गुप्त सबसे पहले समझना, अभी लिखो मत। भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना है। भौतिक अवस्था में, और भौतिक अवस्था कितने प्रकार का? 3। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और इतना ही अवस्था पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता। कोई भी वस्तु ले लो, जैसे ये मार्कर ठोस है, ये इंक की बोतल ठोस है और अंदर में द्रव भरा है, तो ठोस और द्रव। और कोई भी वस्तु लेंगे, जैसे बोर्ड भी क्या है? ठोस। मोबाइल ठोस है, और ये प्लास्टिक का स्टैंड ये भी ठोस ही है। समझ में आया? गैस, वायुमंडल में तो गैस है ना। गुब्बारा देख लो, गुब्बारे के अंदर क्या भरा है? गैस। 3 चीजों के अलावा और कोई भी अवस्था पाई जाती है क्या? ठोस रहती है, द्रव रहती है और गैस। कोई भी देख लो, हमारे आसपास कुछ भी चीजें दिखेंगी सिर्फ 3 ही अवस्था में दिखेंगी, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस। बाहर सांस ले रहे हैं मतलब गैस है। आया? तो अवस्था कितने प्रकार? 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस होगा। अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, बर्फ ठोस रहता है कि द्रव की गैस? नहीं, बर्फ तो ठोस रहेगा। बर्फ क्या रहेगा? ठोस। लेकिन अगर मैं इस बर्फ को दे दूं ऊष्मा, बर्फ को क्या दे दें? ऊष्मा मतलब ताप दे दी, तो अब बताओ बर्फ रहेगा क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, यानी कि पानी बन गया। अब पानी को फिर से गर्म कर दो बहुत देर तक, 4-5 घंटे तक, क्या बन जाएगा? वो भाप बनकर उड़ जाएगा, यानी कि गैस। उड़ जाता है ना भाप बनकर। जैसे नदियों के पानी, एकदम मस्त एग्जांपल, गर्मी के दिनों में नदी सूख जाते हैं ना, गया कहाँ पानी? ना, आधा जमीन सूखता है लेकिन आधा भाप बनकर उड़ जाता है। समझ में आया? जैसे पानी को गैस में गर्म करते हैं, अगर भारी टाइम तक उसको गर्म कर दिए देखे ही ना, तो पानी गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ गया। समझ में आया? तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इसे बोलते हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन यानी कि भौतिक अवस्था में क्या कर देना? बदलाव कर देना। ठोस है उसको द्रव बना देना, और द्रव है उसको गैस बना देना। फिर गैस से फिर द्रव बना सकते हो। कैसे? देखो, गैस है, अब गैस तो बन चुका, ऊपर भाप बनकर उड़ गया ना। हमारे पास बर्फ था, इसको हमने क्या किया? गर्म किया, तो क्या बन गया? पानी बन गया। पानी बन गया, अब इस पानी को हमने फिर ताप दिया, तो ये क्या हुआ? भाप बनकर उड़ गया, गैस बनकर। तो ऊपर में क्या किया? बादल बन गया,
बादल बन गया। फिर गर्मी के दिनों में ये क्या होगी, सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ेगी, मानसून आए तो इस पर क्या होगा, फिर से पानी बनकर नीचे आएगा। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठोस से द्रव बना, द्रव से गैस बना, गैस से फिर द्रव बन गया। अब ये फिर से ठोस बन सकता है अगर इसको ले जाकर हमने फ्रिज में रख दिया। बर्फीले प्रदेशों में अपने आप फ्रिज बन जाएगा, मतलब बर्फ बन जाएगा। समझ में आया? भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्लियर है? भौतिक अवस्था में क्या कर देना, परिवर्तन। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, कुछ भी भौतिक अवस्था में हमें क्या करना है, बदलाव करना है। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती ठोस रहता है कि द्रव? ठोस। पहले क्या रहेगा, ठोस, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती को जलाते हैं क्या बन जाता है, द्रव, पिघल जाता है ना, द्रव बन गया। लेकिन उसके बाद एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर क्या बन जाता है ना, ठोस, ठोस बन जाता है, ठोस हो जाता है ना वो उस जगह पर। समझ में आया? तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्लियर। अब गुप्त ऊष्मा कैसे कहेंगे? भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए लिखो मत, भौतिक अवस्था में क्या करना है, परिवर्तन। तो परिवर्तन कब हुआ, जब हमने उसको क्या किया, ताप दिया, ऊष्मा दिया, तभी तो हो पाया क्या? अगर मान लो बर्फ को हम ताप नहीं दी, ऊष्मा ही नहीं पहुंचने दिए, फ्रिज में ही रख दिए, तो बताओ बर्फ से द्रव बन पाएगा क्या? तो बर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा कब, जब उसको हम क्या दें, ऊष्मा। नदी का पानी है, भाप बनकर तो उड़ेगा ही, लेकिन अगर सूर्य की किरण ही ना पड़े तब उड़ पाएगा? पानी वहीं का वहीं हो जाएगा, जमीन भले सूखे। समझ में आया? तो गुप्त ऊष्मा क्या पता चला, भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई ऊष्मा क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया?